23 जुलाई को भारत का आम बजट पेश होने वाला है और इस बार निर्मला सीतारमण जो केंद्र सरकार में वित्त मंत्री हैं वो एक रिकॉर्ड भी बनने जा रहा है, क्योंकि 7वीं बार वो ऐसा होगा कि लगातार वो बजट पेश करेंगी। इससे पहले कुछ और लोगों के साथ में रिकॉर्ड जुड़ा है, लेकिन बजट में इस बार क्या उम्मीदें हैं और किस तरीके का बजट हो सकता है और होना कैसा बजट चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में वेद जैन है जो आर्थिक मामलों के जानकार हैं। सर, किस तरीके का बजट की उम्मीद इस बार की जा रही है? देखिए, इस बजट से उम्मीदें बहुत होती हैं, क्योंकि चुनाव के बाद जो पहला बजट आता है तो उस समय जितने भी चुनाव के अंदर मैनिफेस्टो में बातें की जाती हैं, जो भाषण दिए जाते हैं, तो उन सब बातों को पूरा करने के लिए बजट में पूरी कोशिश की जाती है। साथ के साथ क्योंकि चुनाव हो चुके हैं और 5 साल के लिए सरकार आई हुई है, तो सरकार की ये भी कोशिश रहती है कि देश की आर्थिक तरक्की करने के लिए, देश की आम जनता को ओवरऑल लॉन्ग टर्म में खुशहाली लाने के लिए जो भी कदम उठाने हैं वो इस बजट में उठाए जा सकते हैं, क्योंकि चुनाव के वादों का प्रेशर है और दूसरी तरफ रिलैक्सेशन है कि 5 साल के बाद चुनाव आएंगे, तो जो भी अगर कोई कड़वे कदम भी उठाने पड़े और मुश्किल कदम भी उठाने हैं वो भी उठाए जा सकते हैं। तो इन दोनों में एक सामान्य बनाया जाएगा बजट। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि जो चुनावी साल होता है उसमें क्योंकि इंटरिम बजट पेश करना होता है सरकार को कि कामकाज चलाना है, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें अनाउंसमेंट नहीं हो सकती, लेकिन अब चुनाव बीत चुका है तो इस बार जो भी अनाउंसमेंट किया गया है और जनता की उम्मीदें है उसको पूरा करना होगा, चुनौती होगी। वो भी होगा, लेकिन चुनाव से पहले जो बजट आते हैं इंटरिम बजट के अलावा जो दूसरे बजट आते हैं वो मन लुभावन भी होते हैं। लेकिन अब मन लुभावन वाला बजट पेश करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, वादा पूरा करने की जरूरत है। और इस समय का बजट इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है और ईजी है क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था पिछले 2 सालों में बहुत अच्छी रही है और टैक्स की कलेक्शन आपने देखा बहुत अच्छी रही है। अगर रेवेन्यू अच्छा कलेक्शन है तो वित्त मंत्री जी के पास ऑप्शन बहुत बढ़ जाते हैं कि उस पैसे को कैसे यूज़ किया जाए और कैसे किया जाए। अब जब पैसे अब एक्स्ट्रा आते हैं तो एक तरीका होता है कि उसके खर्चे बढ़ते हैं, उसकी वर्किंग की जाती है। एक है कि जो लोगों को खुशहाली के लिए, लोगों की तरक्की के लिए जो काम किया जाए वो किया जाए। जैसे मैं समझता हूँ कि किसानों के बारे में बातचीत होती है, किसान आज की डेट में आमदनी कम है तो उनको जो सब्सिडी दी जाती है 6,000 रुपये किसान निधि की, वो बढ़ाया जाए, प्रधानमंत्री वाली। इसी तरह से जो हाउसिंग फॉर ऑल के बारे में उसके एलोकेशन बढ़ाने की ज़रूरत है। इसी के साथ साथ लेकिन देश की इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। तो जो एक्स्ट्रा कलेक्शन आ रही है और जो बजट में एक गैप आज की डेट में जो पहले फिस्कल डेफिसिट का हो गया वो नैरो होता नजर, उसमें भी कमी आई है फिस्कल नहीं। देखिए, जब एक्स्ट्रा कलेक्शन है, अभी ऐसा मेरा मानना है कि वर्ष 24-25 में वित्त मंत्री जी के पास लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा एक साधन से नज़र आ रहे हैं। उसमें 3 कारण है, इनकम टैक्स और जीएसटी की एक्स्ट्रा कलेक्शन आ रही है, एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो एक्स्ट्रा डिविडेंड दिया है एक वो कलेक्शन आ रही है, और ओवरऑल जो नॉन टैक्स रिवेन्यू है उसकी भी एक अच्छी वर्किंग आ रही है। तो उससे मेरा जो लगभग मोटा बजट में देखा तो 2.5 लाख करोड़ रुपए के बारे में एक्स्ट्रा कलेक्शन आने की उम्मीद है इस साल की। वो उसके ऊपर अब ये सवाल है कि इसको कैसे एलोकेट किया जाए। एक तो जो वायदे किए हैं चुनाव में उनको पूरा करा जाए, जैसे किसानों की आमदनी के बारे में बात है, 6,000 रुपये साल के जाते हैं, 4,000 रुपये हर दिन 2 महीने 2,000 रुपये हर 4 महीने में जाते हैं, तो वो बढ़ाए जा सकते हैं। एक बहुत बड़ी एलोकेशन जो नया मंत्रिमंडल बनने के बाद पहली मीटिंग में जो फैसला किया गया था कि हाउसिंग फॉर ऑल, उसके लिए एक बहुत बड़ी एलोकेशन करने की जरूरत पड़ेगी, वो करना पड़ेगा। और दूसरा, रोज़गार के बारे में भी बहुत ज़रूरी है ध्यान करने की। और मेरा ऐसा मानना है रोज़गार को अगर पैदा करना है, क्रिएट करना है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से हो सकता है। वर्ल्ड में अगर आप जिस कंट्री जितने भी देखेंगे, जो चाइना है वहाँ पे भी रोज़गार इसलिए हुए हैं। और हमारा भी एक ड्रीम है कि इंडिया आज की डेट में वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल की तरफ बढ़े, ताकि जैसे हर माल चाइना में प्रोड्यूस होता है और जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है विश्व के विकसित देश हैं, चाहे यूरोप है और अमेरिका है, वो चाह रहे हैं कि एक दूसरा अल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग सेंटर डेवलप होना चाहिए। तो इंडिया एक उसमें से बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन इंडिया की चॉइस बढ़ाने के लिए और लोगों को कंपैरिजन करने के लिए टैक्स में आपको छूट देनी पड़ेगी। यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी उसके 15% का टैक्स रेट जो पहले किया था और हमने बढ़ाया नहीं, उसको फिर दोबारा लाना होगा। इसी तरह से PLI जिसे हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है मैन्युफैक्चरिंग। तो एक तरफ तो हमें ये लगता है कि ये शायद हम टैक्स में छूट दे के कुछ कंसेशन दे रहे हैं, मैं इसको कंसेशन नहीं मानता, मैं इसको इन्वेस्टमेंट मानता हूँ। ये टैक्स की जितनी छूट जाएगी इससे जो
निवेश आएगा उससे और टैक्सेज आएंगे, रोज़गार मिलेंगे और जो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है वो काफ़ी हद तक एड्रेस है। जो टैक्स छूट की बात है, क्योंकि जब भी बजट आता है देश का, सबसे ज़्यादा नज़रें और बड़ी संख्या में जो रहती है वो टैक्स को लेकर ही होती है, और एक मिडिल क्लास फैमिली की। इस बार टैक्स को लेकर क्या असेसमेंट है? देखिए, आपकी बात ठीक है, बजट आता है, उम्मीदें सबकी होती हैं और मैं हमेशा कहता हूँ सब लोग उम्मीद लगा कर रखते हैं कि वित्त मंत्री जी अपना पटियाला खोलती हैं और आजकल तो वो लैपटॉप से खोलती हैं तो उसमें सबको कुछ ना कुछ देंगी, लेकिन उन वित्त मंत्री की ये मजबूरी भी समझनी चाहिए कि सभी को मिलना है तो आएगा कहाँ से। तो इस बार के बजट में देखिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस तो जीएसटी वगैरह तो जीएसटी काउंसिल पे चला गया, वो तो इस बजट में कुछ हो सकता नहीं है। कस्टम एक्साइज में छोटी मोटी जो दूसरी चीज़ें हैं, एक्साइज भी जीएसटी में, लेकिन जो तो कुछ बची हैं उन चीज़ों में थोड़ा बहुत इकोनॉमी को देख के एडजस्टमेंट है। इनकम टैक्स ऐसी चीज़ है जिस पे लोगों को बड़ी उम्मीदें रहती हैं और मैं कभी कभी बड़ा हैरान होता हूँ कि 140 करोड़ की देश की जनता में लगभग 8 करोड़ टैक्स पेयर हैं और उसमें से 5 करोड़ लगभग टैक्स पेयर हैं जो कोई टैक्स नहीं देते हैं, लेकिन सभी लोग बजट में ढूंढते हैं टैक्स में कंसेशन क्या हुआ है। फिर भी उम्मीदें तो रहती हैं, लेकिन इस बजट में मेरा यह मानना है कि देखिए इंडिविजुअल टैक्स कंसेशन कुछ नहीं आएगी। क्योंकि हमने 2 रजीम चुने हैं, वित्त मंत्री जी ने ओल्ड रजीम और न्यू रजीम, और वित्त मंत्री जी की ये बड़ी इच्छा है कि ओल्ड रजीम जितनी जल्दी ख़त्म हो जाए उतना अच्छा है। तो सारी जो टैक्स की छूट है, एटीसी हो, चाहे इंटरेस्ट हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट हो, चाहे मेडिक क्लेम हो, चाहे एजुकेशन लोन के रिबेट हो, चाहे डोनेशन हो, चाहे और एग्जम्पशन है, ये सब ओल्ड रजीम में आती हैं। नए रजीम में इसकी कोई छूट नहीं है। क्या लगता है कि इस तरीके की जो सिस्टम या प्रावधान जल्द ही आ जाएंगे जब ओल्ड से लोग न्यू में शिफ्ट कर जाएंगे? हालांकि बहुत सारे लोग अभी भी ओल्ड को ही प्रेफर कर रहे हैं, बहुत सारी बड़ी संख्या में। नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि वो वित्त मंत्री जी की पूरी कोशिश है कि ओल्ड रजीम से लोग निकल जाएं, एग्जम्पशन लेस, डिडक्शन लेस टैक्स रजीम में चले जाएं। सिंप्लीफिकेशन है और एक इसके पीछे इकोनॉमिक उद्देश्य है, आर्थिक उद्देश्य है। वो ऑब्जेक्टिव ये है कि टैक्स पेयर के हाथ में ज़्यादा पैसा छोड़ेंगे तो वो खर्चा करेगा। चॉइस उसकी है कि वो निवेश कर ले या खर्चा कर ले, क्योंकि आपने देखा कि अगर आप एग्जम्पशन लेते हैं, एटीसी या इसकी इंटरेस्ट की लेते हैं, मेडिक्लेम लेते हैं, तो आज की डेट में 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख तक जाएंगे। उन्होंने कहा हम 7 लाख तक टैक्स ही नहीं लेंगे आपसे, टैक्स के रेट कम करके वो कर दिया, तो उसकी वजह से वो नए रजीम में जाना की छूट करेंगे। तो मैं हमेशा इस बजट के बारे में जब भी ये सवाल आता है मैं कहता हूँ कि देखिए एटीसी वगैरह की एग्जम्पशन नहीं आएगी। एग्जम्पशन आ सकती हैं 2, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि नए रजीम में भी मिलती है, वो बढ़ाई जा सकती है, 50,000 से 75,000 भी की जा सकती है, 1 लाख भी की जा सकती है। नए रजीम में आज की डेट में 7 लाख रुपये तक की पूरी छूट है। हो सकता है कि 7 को बढ़ा के 8 कर दिया जाए या 9 लाख कर दिया जाए। नए रजीम में टैक्स के रेट 3 से 6, 5, 6 से 9, 10, 9 से 12, 15, 12 से 15, 20 और 15 के बाद सीधा 30 पे जाता है, तो 25 का स्लैब नहीं है। तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि शायद ये स्लैब भी 1-25 का बीच में आ जाए और एक थ्रेशोल्ड लिमिट 7 या 8 या 9 हो जाए, ये हो सकती है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता टैक्स में कोई एग्जम्पशन या डिडक्शन आने की इंडिविजुअल के लिए कोई बेनिफिट। एक चीज़ बहुत बड़ा मुद्दा है सर, महंगाई को लेकर इस बार यह है कि काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ जो महंगाई है, कई चीज़ों के भी रेट बढ़े, सब्जियों के रेट और भी चीज़ों के जो भी रेट बढ़ रहे हैं लगातार। क्या इस बजट से कुछ असर उस पर पड़ने वाला है, राहत मिलने वाली है? देखिए, महंगाई का बजट से वैसे तो कोई डायरेक्ट संपर्क नहीं है। महंगाई का बजट कंट्रोल कर सकता है महंगाई को फिस्कल डेफिसिट से। तो जो फिस्कल डेफिसिट है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि सरकार कितनी आमदनी करती है और कितना खर्चा करता है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि 2.5 लाख करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा कलेक्शन है, तो वित्त मंत्री जी की पूरी कोशिश होगी कि वो 2.5 लाख करोड़ रुपये पूरा नहीं बांटेंगी। एक अच्छा बड़ा चंक जो लोगों की सोशल वेलफेयर स्कीम के लिए जाएगा, जिसमें किसान के लिए, हाउसिंग के लिए, एक अच्छा बड़ा चंक कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, क्योंकि उन्होंने 11,11,111 करोड़ रुपया अनाउंस किया था इंटरिम बजट में। मुझे हो सकता है वो उसको बढ़ा के 12 लाख करोड़ कर दें और 50-60 हज़ार करोड़ रुपया वो फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने में लाएंगी। अगर भारत का फिस्कल डेफिसिट 5% के करीब रहता है तो ये मान के चलना चाहिए कि फिर बजट की वजह से महंगाई नहीं है। और क्योंकि ग्रोथ के लिए फिस्कल डेफिसिट होना भी ज़रूरी है, तो वो रखना भी ज़रूरी है, वरना ग्रोथ नहीं आएगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि महंगाई के बारे में इस बजट में दिशा निर्देश नज़र आएंगे और वो दिशा निर्देश सिर्फ फिस्कल डेफिसिट से भी नज़र आएंगे और कुछ जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे सप्लाई चेन को इम्प्रूव करने की कोशिश होगी उस पर भी आएंगे। इतने साल से आप बजट देख रहे हैं
चाहे पिछली सरकारों हो, दूसरी पार्टियों को, या फिर मौजूदा मोदी सरकार, इस बार का जो बजट, उसको लेकर आप ओवरऑल क्या असेसमेंट कर रहे हैं? किस तरीके से आम पब्लिक के लिए, खास लोगों के लिए ये बजट होने वाला है? देखिए, मैं पहले तो मैंने कहता हूँ कि ये बजट सबसे आसान बजट होना चाहिए वित्त मंत्री जी के लिए, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट का और कलेक्शन का जो दोनों का साइड का वो बड़ा इजी पोजीशन है। जो उम्मीदों की बातें हैं तो वो मैंने कहा कि देखिए, बजट में उम्मीदें तो बहुत रहती हैं। मैं हमेशा कहता हूँ दिल मांगे मोर, ये तो हमेशा लगा रहेगा कि लोग अच्छा रहती हैं, लेकिन आम जनता को दो तरह से बेनिफिट मिलना चाहिए। एक तो जो ज़रूरी है सोशल वेलफेयर स्कीमें वो चलती रहनी चाहिए, वो लोगों की उम्मीदें उस बजट में आएंगी। और दूसरा, मैंने जैसे कहा, चुनाव के बाद जो मुश्किल और जो दूरगामी पर अच्छे परिणाम देने वाले हैं उन कदमों को उठाना जरूरी है। और उसमें मेरा कहना यह है कि रोज़गार को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है और एफर्ट्स होने चाहिए कि रोज़गार को आप कैसे बढ़ा सकते आपको हैं। लगता है कि रोजगार, जो जॉब क्रिएशन, वो कहीं पे नज़र आ रहा है? नहीं, मैंने कहा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और एग्रीकल्चर सेक्टर है। अब हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मैंने कहा टैक्स कंसेशन दे के किया जा सकता है, और एग्रीकल्चर का आज की डेट में कंट्रीब्यूशन बहुत नेग्लिजिबल हमारे जीडीपी के अंदर। हम उसकी प्रोसेसिंग में, फूड प्रोसेसिंग में, उस किसान की सप्लाई चेन में कैसे उसको बढ़ा सकते हैं। जैसे कभी कभी एजेंडा आता है कि भाई शुगर केन है, जो कि आज की डेट में जो किसानों को पैसा जाता है, इसी तरह से जो और भी प्रोडक्ट हैं वो इसी तरह से चेन बना के अगर वर्किंग की जाए कि किसानों को डायरेक्ट पैसा जाने की वर्किंग की जाए और उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाएगी, क्योंकि किसानों को पैसा ज़्यादा मिलेगा, उसकी आमदनी बढ़ती है, उसकी जो प्रोडक्शन होगी और जो उसकी वैल्यू एडिशन करेंगे, प्रोडक्ट बनेगी, उसकी चेन को बढ़ाया जाएगा। तो उससे क्या होगा कि उससे रोज़गार मिलेंगे और लोगों को बहुत ज़्यादा आर्थिक लाभ भी होगा और साथ के साथ कंट्री का जीडीपी भी बढ़ेगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और आर्थिक मामलों के जानकार वेद जैन जी, और तमाम चीज़ों पर बजट किस तरीके का होना चाहिए, क्या हो सकता है, उम्मीदें क्या है आम पब्लिक की, खास की टैक्स को लेकर क्या है, किसानों के लिए क्या है, वो तमाम चीज़ें आसान भाषा में समझाने की भी कोशिश की। और 23 तारीख का इंतज़ार है, 23 जुलाई का, जब वित्त मंत्री देश का बजट पेश करेंगी। कैमरामैन पंकज तोमर के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया।